सावधान इंडिया प्रयास है उन कहानियों को आपके सामने प्रस्तुत करने का जिनमें कुछ लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग करके कानून का उल्लंघन किया, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हर वो व्यक्ति जो उच्च पद पर विराजमान है वो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है अथवा जनता के अधिकारों का हनन। चौहान साहब बात ही कुछ हो रहा है उनकी। हाँ भाई चौहान साहब आओ, तुम्हारी बातें हो रही थी यार। क्या बातें हो रही थी भाई? अरे यही कि दिल्ली की सर्दी से चौहान साहब से सारी दुनिया कांपती है। और सर्दी तो 4 महीने पड़ती है, बाकी के 8 महीने गर्मी पड़ती है। और क्या? एक मिनट देखियो, शराब पी के गाड़ी चलाने लग रहे। रोकिए इसको। देख दारू पी गया, देख रोक। बड़ी ही बेरहमी से कुचला गया। मौकाए वारदात पर 5 में से 4 की मौत हो गई। एक्सीडेंट करने वाला ड्राइवर नशे में इतना धुत था कि उसे ना कानून का डर था ना ही इंसानी जान की कद्र। 4 पुलिस कर्मचारियों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचलने के बाद एक पुलिस कर्मचारी को इस ड्राइवर ने सड़क पर 200 मीटर अपनी गाड़ी के नीचे घसीटा। और इस मौके पर ना ड्राइवर के माथे पर कोई शिकन थी, ना ही इतनी इंसानियत कि वो जख्मी पुलिस वालों को अस्पताल ले जाए। इस वारदात का सच जितना खौफनाक था उतना ही शर्मनाक था ड्राइवर का रवैया। ड्राइवर का नाम रोहन शेरगिल। रोहन शेरगिल के पिता दिल्ली के एक प्रभावशाली उद्योगपति हैं, जिनकी पहुंच बड़े बड़े नेताओं तक है। रोहन शेरगिल को अपने पैसे का इतना घमंड है कि वो दूसरों को अपने सामने तुच्छ समझते हैं। अपने पिता की ऊंची पहुंच की वजह से रोहन शेरगिल को लगता है कि दिल्ली में उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन रोहन शेरगिल ये भूल जाते हैं कि भारत का संविधान हर नागरिक को बराबर का सम्मान और बराबर का अधिकार देता है। हमारे देश के कानून को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किसका बेटा, भांजा या भतीजा है, और ना ही हमारे कानून को फर्क पड़ना चाहिए। और आज इस कहानी में रोहन शेरगिल का तारुफ इस सच से होने वाला है कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं, हम सबकी है। हेलो, पुलिस कंट्रोल रूम। क्या? सालेखा रोड पे? जी सर, जी मैं अभी पहुंचा हूं। पिछले गए उन 5 पुलिस वालों में से सिर्फ कांस्टेबल सुरेंद्र पाल ही जिंदा बच पाए हैं और उन्हें अभी राम मनोहर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। बताया जा रहा है कि सुरेंद्र पाल की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। कैमरामैन मनीष के साथ निशा। वो लोग शायद यहीं कहीं खड़े होंगे, मतलब गाड़ी उस तरफ से आई होगी। उन्होंने गाड़ी रोकने की कोशिश की, ब्रेक टक्कर होने के बाद लगाई गई। गाड़ी संभालने के चक्कर में वहां जाकर डिवाइडर से टकराई। वो तो मेरे ख्याल से चौहान सबसे आगे होगा, या शायद वही गाड़ी रोकने की कोशिश की और वो बोनट पर गिरकर यहां आ गया। यहां उसकी लाश पड़ी मिली और गाड़ी कुचलकर, एक्सक्यूज मी, राठौर सर। इंजन ऑयल। हाँ सर, ये लग तो इंजन ऑयल ही रहा है। इसका मतलब एसयूवी का ऑयल टैंक डैमेज हो चुका है या फिर पहले से टूटा हुआ है। सर ये ऑयल के निशान देखिए कितनी दूर तक गए। हम इसी निशान को ट्रेस करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। कैसे हुआ था? किसने किया ये सब? होने को कौन टाल सकता है बेटा, जो लिखा है वही होता है। हिम्मत रखो। अब वो कैसे है डॉक्टर साहब? होश तो आ जाएगा डॉक्टर साहब। देखिए चोट बहुत ज्यादा है, लेकिन हालत में सुधार हो रहा है धीरे धीरे।
अगर सब कुछ ठीक रहा तो होश भी जल्दी आ जाएगा। और हाँ, पोस्टमार्टम के बाद आप लोग कल शाम को 4 बजे तक बॉडी ले जा सकते हैं। दिल्ली में हर साल शराब के नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने की वजह से 150 से भी ज्यादा लोगों की मौत होती है। घायलों की संख्या इससे भी ज्यादा है। 15 सितंबर 2012 तक दिल्ली में 5093 लोगों को नशे की हालत में गाड़ी चलाने के अपराध में जेल भेजा गया। लेकिन हर साल ये संख्या बढ़ती क्यों है? हर वो व्यक्ति जो नशे की हालत में गाड़ी चलाता है और एक साधारण आदमी को सड़क पर कुचल देता है, उस आदमी को इस बात का एहसास क्यों नहीं होता कि एक साधारण सड़क पर चलने वाले व्यक्ति की भी जान की कीमत होती है? ये सवाल करता है हर वो परिवार जिसने अपने किसी सदस्य को खोया है। ये नवाबजादे ये क्यों भूल जाते हैं कि उनके एक शराब की बोतल की कीमत चुकानी पड़ती है? ऐसे ही एक परिवार को मौकाए वारदात से गाड़ी चालक अपनी गाड़ी को लेकर गायब था, लेकिन मौकाए वारदात पर इंजन के मार्ग के सहारे दिल्ली पुलिस पहुंची 1.5 किलोमीटर दूर एक रईस कोठी के सामने। हेलो इंस्पेक्टर, रुको वहीं, मैं आ रहा हूं। हाँ जी बोलिए। मैं इंस्पेक्टर माथुर। ये गाड़ी आपकी है? मेरी है। कल रात बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, 4 पुलिस वाले मारे गए हैं। देखिए, मुझे शक है कि वो एक्सीडेंट इसी गाड़ी से हुआ है, इसलिए मुझे आपके घर की तलाशी लेनी होगी और इस गाड़ी को अपने साथ ले जाना होगा। पूरी जांच होगी। जांच करोगे तुम? मेरे खिलाफ जांच करोगे? 2 मिनट में वर्दी उतरवा दूंगा। देखिए, मैं नहीं। बात सुनो मेरी ठंडे दिमाग से। इतना कानून मुझे भी आता है कि बिना सर्च वारंट के तुम तो क्या, कोई भी पुलिस वाला मेरे घर की तलाशी नहीं ले सकता है। इसलिए अगली बार यूं ही मुंह उठा के मत चले आना, सर्च वारंट लेके आना। सर वैसे बात तो ये सही कह रहे हैं, बिना सर्च वारंट। ठीक है, आपको वारंट चाहिए, हम वारंट लेकर आए। आपको कानून पता है तो ये भी पता होना चाहिए कि पुलिस जांच से पहले एक्सीडेंट हुई गाड़ी को साफ कराना भी एक जुर्म है। इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। चलो राठौर। ठीक। इंस्पेक्टर विक्रम को अपने सीनियर ऑफिसर्स को बात समझाने और कोर्ट से सर्च वारंट लेने में पूरे 3 दिन लगे, लेकिन उसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम ने एक भी मिनट बर्बाद नहीं किया और सीधे रोहन शेरगिल के घर जा पहुंचे। सर्च वारंट देखने के बाद महेंद्र शेरगिल के पास इंस्पेक्टर विक्रम को रोकने का और कोई बहाना नहीं था। ओबेरॉय साहब, ये वारंट लेके मेरे घर में घुस चुके हैं। देखिए, मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जरूरत के वक्त मैं आपके काम नहीं आता हूं। हर इलेक्शन से पहले फंडिंग मैं ही करता हूं और पूरी तरह से करता हूं। जी। ये खून के दाग वाली शर्ट मुझे आपके बेटे के कमरे से मिली है। मुझे उससे पूछताछ करनी है। कहाँ है वो? पता नहीं, कहीं अपने दोस्तों के साथ गया होगा। मैं पुलिस स्टेशन ले आऊंगा उसको, साथ में अपने वकील को भी लेके आऊंगा। वकील को लाना ना लाना आपकी मर्जी मिस्टर, लेकिन अपने बेटे को जरूर लेते आइएगा, वरना खामखा हमें उसे ढूंढ कर गिरफ्तार करना पड़ेगा। शेखावत, जमानत के कागजात तैयार करवाओ और जल्दी घर पे आओ। हिम्मत रख बहन, तू ही ऐसे हिम्मत हार जाएगी तो तेरे बेटे को कौन संभालेगा? अरे दीपक, कहाँ जा रहा है बेटा तू? देखने जा रहा हूँ मैं। साला पैसे वाला है तो किसी को भी कुचल देगा। आ रहा हूँ मैं। सुन तो।
ज्यादा हैं। गाड़ी संभाल के, समझा? तेरी औकात से बाहर है। इतने लोगों की जान चलेगी, तुझे अभी भी अपनी गाड़ी की पड़ी है। कौन है बे तू? जबान संभाल के बात कर, समझा? पता भी है मेरा बाप कौन है। अबे ओए, 4 लोगों की जान ली है तुमने। अबे ओ, अभी कुछ साबित नहीं हुआ है, समझा? और साबित करने में ना तुम लोगों की पुश्तें निकल जाएंगी। कुछ गलत नहीं कहा इन्होंने। कट पीस, चुप कर, चुप। नहीं करूंगा चुप नहीं। और मुझे मत बता तेरा बाप कौन है। मेरा बाप मरा इस एक्सीडेंट में, और जिसकी भी वजह से हुआ है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे दुनिया का सबसे बड़ा आदमी क्यों ना हो उसका बाप। रोहन, चलो बेटा अंदर चलो। हाँ डैडी। अबे ओ फटीचर, कुछ नहीं उखाड़ पाएगा तू मेरा, समझा? ये सारी की सारी पुलिस जो तू देख रहा है ना, मेरे बाप की जेब में है, जेब में। यूं निकल जाऊंगा। जब तुम लोगों के गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ तो तुम में से किसी ने पुलिस को आकर क्यों नहीं बताया? देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। ठीक है वकील साहब। अरे शेरगिल साहब, कुछ ठंडा है गर्म चलेगा? नहीं, थैंक यू। ठीक है। अक्सर आम जनता को ये शिकायत होती है कि पुलिस कुछ नहीं करती, पर जब इंस्पेक्टर विक्रम जैसे कर्मठ और ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स मुजरिम को पकड़ने का प्रयास करते हैं, तब महेंद्र शेरगिल जैसे प्रभावशाली लोग उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। महेंद्र शेरगिल को इस बात से बिल्कुल सरोकार नहीं था कि हमारा देश का संविधान, हमारा देश का कानून क्या कहता है। उन्हें चिंता है तो बस उनके बेटे रोहन शेरगिल की। महेंद्र शेरगिल जुट गए राजनीतिक और कानूनी जोड़ तोड़ में ताकि वो अपने बेटे रोहन शेरगिल को बचा सके। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम न रुकने वालों में से थे न झुकने वालों में से थे। उन्होंने इस केस के संबंध में सभी सबूतों को इकट्ठा करना शुरू किया और इंस्पेक्टर विक्रम के हाथ सफलता तब आई जब मिला इस केस का एक चश्मदीद गवाह। अच्छा, तो तुम उस वक्त वहां पर थे? क्या नाम बताया? जी प्रशांत भटनागर। मैं उस वक्त वहीं था। मैंने एक्सीडेंट होते हुए खुद अपनी आंखों से देखा है। गवाही दोगे? बाद में मुकर तो नहीं जाओगे? सर, मुकर ना होता तो मैं यहाँ पर आता ही क्यों। वेरी गुड, इनका बयान लिख लो। साहब, एसपी साहब का फोन है। ठीक। यस सर। सर, वो एक्सीडेंट केस वाला एक चश्मदीद गवाह मिल गया सर। सर, ये केस हमारी पकड़ में है सर। ट्रांसफर? लेकिन सर, मैंने इस केस पर अभी काम शुरू ही। यस सर। जैन सर। क्या बात है साहब, क्या हुआ? क्या हो? वही जो होता है। आपसे पंगे लेके बैठा था, ट्रांसफर तो होना ही था। अब जाके सड़ेगा किसी छोटे से शहर में। लेकिन शेरगिल साहब, ये मीडिया वालों ने बड़ा हंगामा करके रखा है। तो क्या करें इन मीडिया वालों का? इनका क्या है, किसी फिल्म स्टार के कुत्ते को अगर डेंगू हो जाता है ना, तो ये लोग उसे भी फ्रंट न्यूज बना देते हैं। बस एक बार इस केस को कोर्ट में आने दीजिए, सब चुप हो जाएंगे। और जो चुप ना हुए तो इनका भी ट्रांसफर करवाओगे क्या? रोहन शेरगिल एक्सीडेंट केस की सुनवाई आज घटना के पूरे 25 दिन बाद लोअर कोर्ट में होने जा रही है और रोहन की तरफ से ये केस देश के जाने माने वकील संजय शेखावत लड़ने वाले हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनके पास ठोस सबूत है, पर फिर भी इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। तो आइए इस दुर्घटना में मारे गए एक हवलदार राजेंद्र चौहान के बेटे दीपक से बात करते हैं। तो दीपक, आज की सुनवाई से आपकी क्या उम्मीदें हैं? मैं बस यही उम्मीद कर, जिसने भी ये सब कुछ किया है ना, उन लोगों को सजा जरूर मिले। देखिए मीडिया से हम बाद में बात करेंगे। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, 23 नवंबर 2006 की रात 3:23 पे एक नीले रंग की एसयूवी
काले खां रोड पे पेट्रोलिंग कर रहे 5 पुलिसकर्मी को बेरहमी से कुचल दिया, जिनमें कांस्टेबल बलबीर पांडे, मनोज सिंह, रमेश तिवारी और राजेंद्र चौहान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि सुरेंद्र पाल गंभीर रूप से घायल हो गए। और उस एसयूवी को 125 किलोमीटर की रफ्तार से चला रहे आरोपी रोहन शेरगिल और उनके तमाम साथी शराब के नशे में बिल्कुल धुत। मेरे पास पुलिस की लिखी गई जांच रिपोर्ट है, जिसे मैं अदालत में पेश कर रहा हूं। बचाव पक्ष के वकील को कुछ कहना है? मिलोड, इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इस मामले में पेश की गई पुलिस की चार्जशीट की एक कॉपी मुझे दी जाए, ताकि अगली सुनवाई के वक्त मैं अदालत का कीमती समय बचा सकूं। और रहा सवाल इनके लगाए गए आरोपों के जवाब देने का, तो मेरे क्लाइंट रोहन शेरगिल और उनके दोस्तों पर लगाए गए सारे इल्जाम एकदम झूठे और बेबुनियाद हैं। इसीलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाए। ये अदालत इन तीनों लड़कों को 50-50 हजार रुपए की जमानत पर रिहा करती है और साथ ही पुलिस को यह आदेश देती है कि वो बचाव पक्ष के वकील को इस केस की चार्जशीट की एक कॉपी जल्द से जल्द मुहैया कराएं। अगली सुनवाई अगले महीने की 15 तारीख को की जाएगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। कोर्ट की अगली सुनवाई की तैयारी करने के लिए रोहन शेरगिल के वकील शेखावत ने पुलिस की दी हुई चार्जशीट को गौर से पढ़ना शुरू किया। और वहीं दीपक अपनी मां को दिलासा दे रहा था कि जिनकी वजह से उसके पिता की जान गई, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। दीपक को कानून पर पूरा विश्वास था। पुलिस की चार्जशीट पढ़ते वक्त शेखावत की नजर इस केस के चश्मदीद गवाहों पर पड़ी, रघु पुरोहित और प्रशांत भटनागर। दूसरी तरफ रोहन शेरगिल और उसके दोस्त बिना किसी फिक्र के मजे उड़ा रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि रोहन शेरगिल के उद्योगपति पिता की पहुंच और पैसे की ताकत के आगे कानून कुछ नहीं कर पाएगा। देखते ही देखते कोर्ट की अगली तारीख आ गई, जिसका दोनों पक्ष बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मिलॉर्ड, ये राज पुरोहित हैं। उस रात एक्सीडेंट को होते हुए सबसे पहले इन्होंने ही देखा, क्योंकि घटना स्थल के बिल्कुल बगल में ही इनका अपना गैराज है। इन्होंने सिर्फ एक्सीडेंट देखा ही नहीं, बल्कि पुलिस को फोन करके पूरी जानकारी भी दी। मिलॉर्ड, इस केस में आगे बढ़ने से पहले मैं रघु से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। हाँ तो रघु, तुम ठीक से याद करके अदालत को बताओ कि उस रात तुमने क्या देखा। साहब, उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं जग रहा था। मिलोड, रघु पुरोहित न तो एक चश्मदीद गवाह है और न ही इसने एक्सीडेंट होते हुए देखा। मैं रघु पुरोहित से कुछ सवाल जवाब करने के लिए आपसे इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। हाँ तो रघु, तुमने ये एक्सीडेंट होते हुए अपनी आंखों से देखा? हाँ साहब। जिस वक्त तुमने ब्रेक की आवाज सुनी, उस वक्त तुम अपने गैराज में थे या बाहर सड़क में? साहब, मैं तो अपने गैराज में ही था, अंदर। इसका मतलब ये हो जज साहब कि इन्होंने एक्सीडेंट होते हुए नहीं, बल्कि हो जाने के बाद में देखा। ब्रेक की आवाज सुनने और बाहर आकर उसे देखने में कम से कम इसे 1 आध मिनट तो लगा ही होगा। लगा था ना? हाँ तो इसका मतलब ये हुआ जज साहब कि हम इन्हें चश्मदीद गवाह नहीं मान सकते, क्योंकि उसने गाड़ी को पुलिस वालों से टकराते हुए देखा ही नहीं, बल्कि तब देखा जब गाड़ी डिवाइडर से टकरा चुकी थी और हवलदार राजेंद्र चौहान गाड़ी के नीचे आ गए थे और उनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, पुलिस की एफआईआर रिपोर्ट 7:30 बजे दर्ज की गई और उस रिपोर्ट में रघु का तो कोई नाम ही नहीं और न ही ये कानूनी तौर पर चश्मदीद गवाह हैं। तो इनकी गवाही को हम सच कैसे मान सकते हैं? मिलॉर्ड, शेखावत जी ने अपने बनावटी दलीलों से मेरे एक गवाह को तो झूठा साबित कर दिया है, लेकिन इस घटना का एक और चश्मदीद गवाह है। क्या वो इस समय अदालत में मौजूद है? यस मिलॉर्ड, प्रशांत भटनागर। मैं उन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है।
थैंक यू मिलॉर्ड। मिलॉर्ड, उस रात एक्सीडेंट होते समय प्रशांत भटनागर वहीं मौजूद थे। उन्होंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान भी दिया। मैं इनकी गवाही अदालत में पेश करना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू मिलॉर्ड। उस रात आपने जो कुछ भी देखा उसे याद करके अदालत को बताइए। साहब, उस रात मैं अपने दोस्त के साथ डिनर करके अकेले वापस अपने होटल रूम में जाने के लिए रुका था। मुझे कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिली, तो इसलिए मैंने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। योर विटनेस प्लीज। मिलॉर्ड, मैं प्रशांत भटनागर से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि इनकी बातें सुनकर मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि यह आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। हाँ तो मिस्टर प्रशांत, आप रास्ते पर चलकर आ रहे थे, तभी सामने से आती हुई एक गाड़ी की लाइट की वजह से आपकी आंखें चौंधिया गई, राइट? जी। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, जब इतनी तेज रोशनी की वजह से इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो सामने से आती हुई एक गाड़ी की बनावट और उसके रंग को कैसे देख लिया इन्होंने? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे गवाह पहले ही कह चुके हैं कि सिर्फ कुछ देर के लिए उनकी आंखें चौंधिया गई थी, लेकिन जब गाड़ी रुक गई तो उन्होंने गाड़ी का रंग देखा और उसमें से उतरते हुए 3 लोगों को देखा। शेखावत जी खामखा मेरे गवाह को उलझाने की कोशिश कर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू मिलॉर्ड। हाँ तो ये बताइए कि जब वो गाड़ी वहां से निकल चुकी थी तो आपने पुलिस को फोन करने की कोशिश तो की होगी, राइट? जी हाँ। जैसा तुमने कहा आपको ऑटो नहीं मिल रहा था, इसलिए आप पैदल होटल जा रहे थे। जी। आप होटल जा रहे थे, इसका मतलब ये हुआ कि आप दिल्ली से नहीं? जी नहीं, मैं कानपुर से हूँ। मैं अपने दोस्त से मिलने दिल्ली आया था। हम लोग 4 बजे तक साथ ही थे। उसके बाद थोड़ी दूर पर मुझे ऑटो मिल गई और मैं उसमें बैठकर निजामुद्दीन स्टेशन चला गया। एक मिनट, अभी आपने कहा कि आप होटल जा रहे थे, फिर अचानक ये स्टेशन कैसे चले गए? सर, क्योंकि मुझे 2 दिन के लिए जरूरी काम से जयपुर जाना था। मैं अपनी ट्रेन के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं वापस आकर होटल से अपना सामान ले लूंगा। वैसे भी होटल वाला तो मुझे पहचानता ही है। सर, मैंने निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचकर भी पुलिस को फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन फोन नहीं लगा। जब मैं 2 दिन के बाद वापस आया तो मुझे लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, तो इसीलिए मैंने पुलिस स्टेशन जाकर अपना बयान दिया। झूठ? क्यों तुम झूठ बोलकर अदालत का टाइम वेस्ट कर रहे हो? अगर आप जिम्मेदार इंसान होते और सच बोल रहे होते तो उस कांस्टेबल को वहां मरने नहीं छोड़ देते, दूसरी गाड़ी रोकते और उसे अस्पताल ले जाते। बल्कि तुमने ऐसा नहीं किया, आप निजामुद्दीन गए और ट्रेन पकड़कर वहां से चले गए। मिलॉर्ड, ये आदमी अपनी मनगढ़ंत कहानी सुनाकर अदालत को गुमराह कर रहा है, बल्कि सच बात तो ये है कि ये उस दिन इस शहर में था ही नहीं। अदालत में सच उसे माना जाता है जिसे साबित किया जा सके, क्योंकि हमारे कानून के निर्माण के समय इस बात की चिंता व्यक्त की गई कि कभी भी किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लेकिन शेखावत जैसे वकील इस चिंता का दुरुपयोग करते हैं और गुनहगारों को साफ बचा लेते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। बख्शी साहब, ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मेरी ही बेइज्जती हो रही है। देखिए, आप घबराइए ना। मुझसे नहीं होगा बख्शी साहब, और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं अपना बिजनेस छोड़ के ये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता फिरूं। आप साथ नहीं दोगे तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे पता है कि मेरे पापा वापस नहीं आ सकते, लेकिन मैं बस यही चाहता हूँ कि उनको मारने वाले इस तरह से खुले ना घूमे। गुनाह क्या है इन्होंने, सजा मिलनी चाहिए उन्हें, और अब बस आप ही हैं जिनसे कुछ उम्मीद है। प्लीज। थोड़ा और साथ दे दो बेटा, मैं तुम्हें रोक तो नहीं सकती, तो तुमसे विनती कर सकती हूँ। मिलॉर्ड, शेखावत जी भूल गए हैं कि एक्सीडेंट रात को 3:23 पे हुआ था। प्रशांत अपने होटल से 1 बजे निकले और 6 बजे उन्होंने ट्रेन पकड़ी है। इसके बाद भी शेखावत जी का यह कहना कि प्रशांत दिल्ली में थे ही नहीं, जरा बचकाना सा लगता है। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं कि वो यहीं पर थे, लेकिन इस बात का क्या सबूत है कि वो होटल से निकलने के बाद अपने दोस्त के साथ डिनर करने गए थे? और क्या सबूत है कि वो एक्सीडेंट की जगह पर ठीक उसी वक्त वहां पर मौजूद थे? सिर्फ इनके कह देने से ये चश्मदीद गवाह नहीं बन जाते। बख्शी साहब, कोर्ट को सबूत चाहिए, सबूत। हाँ तो मिस्टर प्रशांत,
जब आप पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने के लिए गए थे तब पुलिस ने आपको वो एसयूवी तो दिखाई होगी जिससे एक्सीडेंट हुआ था, दिखाई थी ना? जी नहीं। नहीं? आप तो बड़े महान व्यक्ति, आप उस गाड़ी को देखे बगैर ही यहाँ पर गवाही देने चले आए। इंस्पेक्टर विक्रम के तबादले के बाद कई सबूत अदालत में पेश नहीं किए गए। गवाहों ने शेखावत की दलीलों के सामने घुटने टेक दिए और जो बचे उन पर महेंद्र शेरगिल ने या तो राजनीतिक दबाव बनाया या तो उनको पैसों का लालच दिया। अदालत में तारीखें बढ़ने लगी और मृतक पुलिस वालों के परिवार ने इंसाफ की उम्मीद छोड़ दी, लेकिन दीपक हार मानने वालों में से नहीं था। हमारे देश की मीडिया ने इस केस के बदलते रुख को जनता के सामने प्रस्तुत किया और अब दिल्ली में हर जुबान पर एक ही कहानी थी। इसी दौरान एक विख्यात चैनल ने दीपक और प्रशांत की मदद से एक वीडियो रिकॉर्ड किया जो इस केस का रुख बदल सकता था। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड। रुकिए वकील साहब। जज साहब, मेरे पास एक ऐसा सबूत है जिससे सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। मेरे आपसे दरखास्त है कि आप ये सीडी सबके सामने चलवाएं। दिखाओ। दीपक, ये सब क्या है? इस सीडी को दिखाने का इंतजाम किया जाए। जवान लड़के हो, तुम भी परेशान, हम भी परेशान। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? वैसे भी कोर्ट में तुम्हारी गवाही से कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। मेरी बात मानो, जितना पैसा चाहिए बस बोल दो और कोर्ट में वही कहो जो मैं तुमसे कह रहा हूं। अब देखो, हमसे जीतना लगभग नामुमकिन है और कहीं अगर हार गए तो उल्टा केस तुम पर ही ना हो जाए। देख लो भाई, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। बताओ। मिस्टर शेखावत, क्या है ये सब? बताना चाहेंगे आप अदालत को? ये एकदम बकवास है मिलोट। क्या मतलब है इस वीडियो का? जज साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसे दोबारा से प्ले करवाइए, लेकिन बिना साउंड। ठीक है, सीडी को दोबारा चलाया जाए बिना आवाज के। देखिए प्रशांत, आप जितने पैसे मांग रहे हैं हम आपको नहीं दे सकते। और क्यों दे, जबकि हमारे बच्चे बिल्कुल ही बेकसूर हैं। आपकी इस झूठी गवाही से उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं होगा। जीत सिर्फ सच की होगी और मैं हमेशा सच के साथ हूं। और मेरी तो आपसे यही सलाह है कि आप भी सच ही बोलिए। मिलोड, एक मामूली मिमिक्री आर्टिस्ट की मदद से इस तरह के घटिया क्वालिटी के फुटेज पर कोई भी डब कराकर अदालत में इसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए मेरी अदालत से गुजारिश है कि इस वीडियो को सबूत न मानते हुए इसे खारिज कर दिया जाए। That's all your honor। शेखावत जी की बातों से जाहिर है कि ऐसी वीडियो क्लिप से छिड़कानी करना बहुत आसान है, इसलिए ये अदालत इसे पुख्ता सबूत ना मानते हुए खारिज करती है। लेकिन मिलॉर्ड, इससे यह सच्चाई नहीं बदल जाएगी कि मेडिकल रिपोर्ट में यह साबित हो चुका है कि रोहन शेरगिल और उसके साथी शराब के नशे में धुत थे और 125 की स्पीड में गाड़ी चला रहे। स्पीड पे कंट्रोल नहीं कर सके और यह एक्सीडेंट हो गया। मिलोड, मैं अदालत से दो बातें कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने शराब पी थी, लेकिन वो सुबह 5 बजे के बाद, उसके बाद ये लोग अपने अपने घर चले गए। पुलिस ने मेडिकल टेस्ट सुबह 11 बजे किया। इससे इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ उस वक्त ये लोग नशे में थे। और दूसरी बात, इन्होंने एक्सीडेंट तो किया ही नहीं था। अपनी इस बात को साबित करने के लिए मैं अदालत में उस शख्स को बुलाना चाहूंगा जो उस वक्त वहां पर मौजूद था। मैं कांस्टेबल सुरेंद्र पाल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू। हाँ तो सुरेंद्र जी, आप खुद उस दुर्घटना के शिकार थे। प्लीज आप बताइए कि उस रात क्या हुआ। अब हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे थे, अभी एक गाड़ी बड़ी तेजी से बैरिकेड्स को उड़ाती हुई आई और हमसे टकराई और उसके बाद
कांस्टेबल राजेंद्र चौहान को उड़ाती हुई जाके डिवाइडर से टकराई। ऑब्जेक्शन में लॉर्ड, यही बयान तो मेरे गवाह भी दे चुके हैं। फिर ये शेखावत अदालत को क्या नया बताना चाहते हैं? अभी पता चल जाएगा बख्शी साहब, थोड़ा धीरज। हाँ तो सुरेंद्र जी, आपने उसके एसयूवी का नंबर तो नोट किया ही होगा ना? एसयूवी कहाँ साहब, वो तो प्राइवेट टेम्पो था। क्या बोल रहे हैं? आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड, अगर इन लोगों ने एक्सीडेंट नहीं किया तो इनकी एसयूवी डैमेज कैसे हो गई? रोहन शेरगिल की शर्ट पे खून, उनके कार के स्टीयरिंग पे खून, ये सब कहां से आ गया? उस शाम मेरे क्लाइंट की गाड़ी एक पेड़ से टकरा गई। रोहन स्टीयरिंग से टकराया और खून वाली शर्ट और वो स्टीयरिंग पर खून के धब्बे दोनों इसी टक्कर के कारण। समझ में आ गया बख्शी साहब? या और विस्तार से बताऊं? मिलोड, जैसा कि सुरेंद्र जी के बयान से साफ जाहिर होता है कि एक्सीडेंट एसयूवी से हुआ ही नहीं, इसीलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। दैट्स ऑल। ये अदालत तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इस नतीजे पर पहुंची है, रोहन शेरगिल और उसके दोस्त बेकसूर हैं। इस एक्सीडेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा ये अदालत उन्हें बाइज्जत बरी करती है। कोर्ट इज एडजर्न्ड। इतने में बिका है तू इन अमृतादों के हाथों? हाँ? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? बोल कितने में बिका तूने उसको? बिक गया ये भी। ये सब देखकर शायद आपको लगता होगा कि गवाहों को कितनी आसानी से खरीदा जाता है, वकील अदालत में सच को कितनी आसानी से झूठ में तब्दील कर देता है। शायद आपका सिस्टम पर से भरोसा थोड़ा थोड़ा उठ रहा होगा, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। हमारा कानून बनाया गया है हमारी संरक्षण के लिए। हमारे कानून के प्रावधानों का शेखावत जैसे लोग गलत इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। लेकिन कानून में एक प्रावधान और है, अगर आप अदालत के फैसले से खुश नहीं हैं, तो आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं और आपके केस की सुनवाई होगी एक नए सिरे से। निचली अदालत ने रोहन शेरगिल और उसके दोस्तों को बाइज्जत बरी कर दिया, लेकिन ना दीपक चौहान हार मानने वाले थे, ना दिल्ली पुलिस। उन्होंने अपील की उच्च न्यायालय में और इस बार उनके वकील थे गोखले। माय लॉर्ड, मुझे पूरा यकीन है कि पिछली अदालत में गवाहों और सबूतों के साथ छेड़खानी हुई है। 23 नवंबर 2006 को जो एक्सीडेंट हुआ उसके जिम्मेदार रोहन शेरगिल है। इसे साबित करने के लिए मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। थैंक यू माय लॉर्ड। हाँ तो मिस्टर रोहन, आपका कहना है कि आपने ये एक्सीडेंट नहीं किया? नहीं, मैं निर्दोष हूँ। खैर माय लॉर्ड, मैं भी अदालत में वो सबूत पेश करना चाहता हूँ जिसे पुलिस को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। माय लॉर्ड, ये वो वीडियो है जिसे पुलिस ने घटनास्थल पर खुद रिकॉर्ड किया था। मैं इसे अदालत में चलवाना चाहूंगा। वीडियो चलाने का बंदोबस्त किया जाए। माय लॉर्ड, एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये गाड़ी के रिवर्स लेने के निशान है। तो इससे साबित क्या होता है? ये बात तो पिछली अदालत में प्रशांत भटनागर ने भी साफ कही थी। लेकिन आप तो प्रशांत भटनागर की गवाही को झुठला रहे थे ना, अभी उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हैं? वो मैं बताता हूं जज साहब। वो इसलिए क्योंकि प्रशांत भटनागर की गवाही सच्ची थी। पुलिस ने तो कभी ये फुटेज अदालत में पेश किया ही नहीं, तो फिर प्रशांत को कैसे पता चला कि गाड़ी रिवर्स ली गई? और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक राजेंद्र चौहान की मौत गाड़ी के रिवर्स लेते समय कुचले जाने से हुई। इसका मतलब प्रशांत वहां घटनास्थल पर मौजूद था जब ये एक्सीडेंट हुआ। उसने ये एक्सीडेंट होते हुए देखा है, जो कि मिस्टर रोहन की एसयूवी गाड़ी थी। लॉर्ड, लेकिन पिछली अदालत में सुरेंद्र पाल की गवाही से ये साबित हो गया था कि वो गाड़ी एसयूवी नहीं बल्कि टेम्पो थी। अभी मैं वहां तक भी आता हूँ शेखावत जी। माय लॉर्ड, मैं इंस्पेक्टर राठौर को विटनेस बॉक्स पर बुलाना चाहूंगा।
हाँ तो इंस्पेक्टर राठौर, ये वीडियो आप ही ने रिकॉर्ड किया था? जी तो इसे अभी तक आपने कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया? जी, वो क्या था ना सर कि केस के इंचार्ज विक्रम सर थे और इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। लेकिन उनके ट्रांसफर हो जाने के बाद इस केस के इंचार्ज तो आप ही थे ना, तो फिर आपने अभी तक ये कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया? क्या इंस्पेक्टर विक्रम ने आपको इंफॉर्मेशन देने से मना किया था? बोलिए इंस्पेक्टर राठौर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में विक्रम सर के पास ही फोन आया था वो, तो मुझे कुछ ज्यादा। माय लॉर्ड, इंस्पेक्टर विक्रम को जानबूझकर इस केस से हटवाया गया था। माय लॉर्ड, मैं इंस्पेक्टर विक्रम को विटनेस बॉक्स पर बुलाना चाहूंगा। इंस्पेक्टर विक्रम को बुलाया जाए। हाँ तो इंस्पेक्टर विक्रम, आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या थी? हमें गैरेज में काम करने वाले रघु ने खबर दी कि एसयूवी से ही एक्सीडेंट हुआ है। आपको फोन कितने बजे आया था? सुबह तकरीबन 3:30 बजे। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, एफआईआर में भी जिक्र एसयूवी का ही था, ना कि किसी टेम्पो का। मिलोड, सुरेंद्र पाल अपनी गवाही में बता चुके हैं कि वो गाड़ी एसयूवी नहीं बल्कि एक टेम्पो है। याद करके बताइए इंस्पेक्टर विक्रम, जब आप लोग घटनास्थल पर पहुंचे तो सुरेंद्र की क्या स्थिति थी? वो होश में था कि बेहोश था? क्योंकि आपने एफआईआर में उसी का बयान लिखा। वो घायल थे और थोड़े होश में भी थे। एम्बुलेंस में ले जाते वक्त सिल्वर कलर की एसयूवी यही कह रहे थे वो। माय लॉर्ड, ये उस समय की रिपोर्ट है जिससे ये साबित होता है कि इंस्पेक्टर विक्रम सच कह रहे हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी ये पाया गया है कि ये टायर के निशान किसी टेम्पो के नहीं बल्कि पुलिस द्वारा जब्त की गई महेंद्र शेरगिल की एसयूवी के ही थे। आप लोग उस एसयूवी तक कैसे पहुंचे? उसकी टंकी का इंजन ऑयल लीक था। हम उसी को ट्रेस करते करते महेंद्र जी के बंगले तक पहुंचे और वहीं पर एसयूवी खड़ी मिली। आप लोग को एसयूवी में कोई डैमेज या कोई खून के निशान मिले? जी, गाड़ी सामने से पूरी तरह से डैमेज थी पर उस पर खून का कोई दाग नहीं। जब हम वहां पहुंचे तो महेंद्र जी का नौकर एसयूवी साफ कर रहा। हमारे पास वारंट ना होने की वजह से हम उसे रोक न सके। नोट किया जाए माय लॉर्ड, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना यह कानूनन अपराध है। तो मैं अदालत से मांग करूंगा कि उस नौकर को और उसे ऐसे करवाने वालों को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन मिलोड, ये अब तक साबित कहां हुआ कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी महेंद्र शेरगिल की थी? मैं भी वहां तक भी आ रहा हूं शेखावत जी। तो इंस्पेक्टर विक्रम, आपको गाड़ी के अंदर से कुछ खून के निशान मिले थे? जी मिले थे। जी, रोहन ने बताया कि स्टीयरिंग व्हील पर खून उसी का है और उसके कमरे से हमें खून की दाग वाली शर्ट मिली। आपने वो रोहन के शर्ट पर लगा हुआ खून और स्टीयरिंग व्हील पर लगा हुआ खून दोनों के सैंपल्स मैच कराकर देखे कि वो रोहन का है कि नहीं? जी, उससे पहले मुझे इस केस से हटा दिया गया। उसके आगे की जांच इंस्पेक्टर राठौर ने की। थैंक यू मिस्टर विक्रम, आप जा सकते। माय लॉर्ड, मैं फिर से इंस्पेक्टर राठौर को विटनेस बॉक्स पर बुलाने की इजाजत चाहूंगा। हाँ तो इंस्पेक्टर राठौर, इंचार्ज बनने के बाद आपने यह जांच करवाई कि शर्ट पर लगे खून और स्टीयरिंग व्हील पर लगे खून एक ही आदमी का है? जी नहीं। माय लॉर्ड, ऐसी बहुत सी गलतियां हैं जो पुलिस ने अपने चार्जशीट में की है और उससे यह साबित हुआ है कि महेंद्र शेरगिल के एसयूवी के स्टीयरिंग व्हील पर लगा खून और रोहन के शर्ट पर लगा हुआ खून एक ही आदमी का है और वो है कांस्टेबल राजेंद्र चौहान का। इससे यह साफ जाहिर हो जाता है माय लॉर्ड कि महेंद्र शेरगिल के घर से मिली एसयूवी ही वो गाड़ी है जिससे ये एक्सीडेंट हुआ था। उसे रोहन चला रहा था। माय लॉर्ड, मेरी अदालत से अपील है कि पुलिस को नई चार्जशीट बनाने के आदेश दिए जाए। तमाम दलीलों को सुनने के बाद यह अदालत पुलिस को इस केस की नई चार्जशीट बनाने का आदेश देती है। कोर्ट इज एडजर्न। निचली अदालत की हार को वकील गोखले ने एक सबक की तरह लिया और उच्च न्यायालय में वो पूरी तैयारी के साथ गए। एडवोकेट गोखले ने उन सभी सबूतों को पेश किया जिन्हें निचली अदालत में या तो पेश नहीं किया गया या जिन पर सुनवाई नहीं हो पाई। इन सभी सबूतों में था एक ऐसा वीडियो जिसकी रिकॉर्डिंग इंस्पेक्टर विक्रम ने की थी मौकाए वारदात पर।
इस वीडियो के माध्यम से रोहन शेरगिल के जुर्म की ओर सीधा इशारा हो रहा था। दिल्ली पुलिस को लगभग 3 महीने लगे एक नई चार्जशीट को फाइल करने में और फरवरी 2010 को इस केस की अंतिम सुनवाई शुरू हुई। रोहन शेरगिल के खून के सैंपल की एक बार फिर जांच करवाई गई और नई मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर रोहन शेरगिल के खून में शराब की मात्रा ज्यादा पाई गई। ये रिपोर्ट उस रिपोर्ट से बिल्कुल अलग थी जिसे निचली अदालत में पेश किया गया था। एडवोकेट गोखले ने दीपक चौहान की वीडियो रिकॉर्डिंग की भी हैदराबाद के एक लैब में अलग से जांच करवाई और उस वीडियो रिकॉर्डिंग की रिपोर्ट में यह पाया गया कि वीडियो के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई थी। एडवोकेट गोखले की दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अब तक जो सबूत मिले हैं उससे ये पता चलता है कि रोहन शेरगिल नशे में धुत होकर एसयूवी गाड़ी चला रहा और इस गाड़ी से जिससे 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, इसलिए यह अदालत रोहन को 6 साल की सजा सुनाती है। और उनके दोनों साथियों को 2-2 साल की सजा सुनाती है। रोहन के पिता महेंद्र शेरगिल और उनका नौकर रवि को सबूत मिटाने के जुर्म में 2-2 साल की सजा सुनाती है। कई बार जनता को लगता है कि हम कानून पर विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि कानून अंधा होता है, लेकिन कानून का अंधा होना कानून की कमजोरी नहीं बल्कि कानून की ताकत है। कानून को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आम कौन है, खास कौन है। कानून कभी भी अमीर और गरीब के बीच फर्क नहीं करता। महेंद्र शेरगिल ने अपने बेटे के बचाव के लिए कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया और इसके लिए रोहन शेरगिल एवं उनके पिता महेंद्र शेरगिल को कानून ने सजा सुनाई। दीपक चौहान, इंस्पेक्टर विक्रम, एडवोकेट गोखले और दिल्ली पुलिस ने मिलकर साबित किया कि कानून के ऊपर कोई नहीं। ये केस दिल्ली वालों के लिए सीख बन गया कि हम सबको हमारे देश के कानून पर अडिग विश्वास होना चाहिए कि दिल्ली को अगर अपराध मुक्त करना है तो ये कोशिश हम सबको मिलकर करनी होगी। ये केस हमारे नवाबजादों के लिए सीख बना कि दिल्ली किसी के बाप की नहीं, हम सबकी है। कल फिर मिलेंगे एक आम आदमी की कहानी के साथ जिसने जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई और एक नवाबजादे को मुंह तोड़ जवाब दिया। उस नवाबजादे ने अपने घमंड के माध्यम से इस परिवार की खुशियों को चकनाचूर करने की कोशिश की, लेकिन इस परिवार ने हार नहीं मानी। कल मिलेंगे, तब तक सावधान इंडिया, दिल्ली फाइट्स बैक। तो सावधान